नमस्कार दोस्तों। चैनल एबी पोर्टल क्रिएशन पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। भारत में आप लोग इसी विषय को चैनल अध्ययन पोर्टल में भी देख सकते हैं। इसीलिए चैनल अध्ययन पोर्टल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में सत्ता पर रहे 10 साल के आप दल की हार के साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी के शासन का अंत हुआ। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। अभी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। फिर भी अरविंद केजरीवाल जी और आप दल के दिखाए हुए अलग खासियतों के वजह से दिल्ली की राजनीति 10 साल से भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण उत्कंठा का कारण बनता आया है। साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी और आप दल की संघर्ष के कारण भी 10 साल तक आप और केजरीवाल जी देश के नजरों में थे। सचमुच एक केंद्र शासित राज्य और उस राज्य के सत्ता पर बैठा हुआ एक छोटा सा पार्टी, उसने केंद्र में बैठा सत्ताधारी पार्टी और उनके मुखियाओं के खिलाफ विरोध की ऐसा मोर्चा खोलना काफी हिम्मत की बात थी। फिर भी केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिल्ली को पूर्ण राज्य की तरह ही अपने खुद की दमखम दिखाया और उनकी पार्टी की हौसला और हिम्मत की सचमुच दाद देने होंगे। आम आदमी पार्टी यानी आप जब सत्ता में आए थे तो लोगों ने आपकी रवैया और उनकी कार्य प्रणालियों को देखकर सचमुच भारत के राजनीति की एक नया नवीनतम शुरुआत के तौर से लिए। इसीलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जब उफान पे था, तभी केजरीवाल जी उनका ही विरोध करके दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुए। इसीलिए आपके उत्थान को देश के लोगों ने एक अलग रूप से अपनाया था। ये उसी की निशानी थी। लेकिन इस बार की निर्वाचन विशेष तौर से महत्वपूर्ण था। लोकतांत्रिक देश में एक पार्टी सत्ता से हटता है तो कोई और दूसरा पार्टी सत्ता पर बैठता है। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का निशानी है। फिर भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता से बाहर जाने की जो कारण होते हैं, उन कारणों को भी लोकतंत्र के लिए अनदेखा नहीं की जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की संदिग्ध भूमिका, केंद्रीय सरकार के अनियमितता, खुद केजरीवाल जी के अदूरदर्शिता और आम आदमी पार्टी दल की असावधानियता, ये सभी चीजों को इनको भी हमें देखना होगा। दिल्ली में आप दल की इस बार की ये हार एक खास तरफ इशारा करता है। इसीलिए यह हार बहुत सारी बातों को उजागर कर जाता है। दिन ब दिन बीजेपी सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाते जा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये अवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक विधियों से होता कोई मुश्किल नहीं था। सत्ता पक्ष की सत्ता पर बढ़ती ताकत लोकतंत्र की उस स्वाभाविक उत्सर्जन जैसे नहीं लग रहा है। चिंता इस बात की है, अगर शक्तिशाली विरोधी का विरोध इस देश में कमजोर हुआ तो ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरों से कम नहीं होगा। इसीलिए लगातार तीसरी बार सत्ताधारी पार्टी का सत्ता पर काबिज होना, साथ ही साथ सत्ता पर दिन ब दिन पकड़ मजबूत करते जाना, वो भी शक्तिशाली समावेशी विरोधी पक्ष के बगैर, ये तब स्वाभाविक नहीं लगता है। अगर एक शक्तिशाली विरोधी पक्ष का उदय नहीं हुआ तो ये इस देश के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। भारत जैसे
बहुताओं से बना देश में एक मत को लिए एक दल का इतना दिनों तक बेखौफ सत्ता पर रहना, बगैर शक्तिशाली विरोधी खेमे की, ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहलाएंगे। खास तौर से जो भी हो, जैसे भी हो, जिन कारणों से भी हो, सत्ताधारी पार्टी के शासन पर आने के बाद से भारत में विरोधी पक्ष का कमजोर होते जाना, वो भी लगातार कमजोर होते जाना, बहुत ही चिंताजनक है। इससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है, हाँ, ये स्पष्ट महसूस होता है कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता में जितना सबल होते जा रहे हैं, उतना ही भारत में ओपोजिशन धीरे धीरे कमजोर होकर लगभग खात्मे की ओर जाते दिखाई देते हैं। दिन ब दिन भारत में विरोध और प्रतिवादों की जागरण भी बुरी तरह से निस्तेज होते महसूस होता है। महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी सामाजिक आर्थिक मुद्दों में प्रतिवाद का धारा भी भारत में एक प्रकार से खत्म होते दिखाई पड़ता है। कहाँ है युवाओं के बीच इन सब बातों की तथ्यात्मक बहस, चिंतन और लोकतांत्रिक विमर्श कहाँ है? आज छात्र समाज पूरी तरह से सो चुके हैं। इन सब मुद्दों पर छात्रों को जागना ही होगा। विश्वविद्यालयों में खुली बहस होना बेहद जरूरी है। अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो भारत में एक प्रकार से ठहरावपन आ चुका है। लोकतंत्र ठहराव में नपता नहीं है। इसीलिए तथ्यात्मक बहस और तात्विक विरोध लोकतंत्र की पहली जरूरत है। इसी कारण से लोकतंत्र के लिए ये ठहराव अच्छा नहीं कहलाता। ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से देश में एक विरोध या बदलाव की स्वर गूंज बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए लोकतांत्रिक विरोध और बदलाव के चेतना की पुनर्जागरण के लिए ही भारत के सभी विरोधी राजनीतिक तत्वों को एक साथ आना बेहद जरूरी हो गया है। भारत के लिए सभी राजनीतिक शक्तियों को इकट्ठा एक बदलाव की राजनीति लाना बेहद जरूरी है। सत्ता पर बैठा ताकत के पास सत्ता है, ऑब्वियसली उनके पास रुपया और पैसा भी होगा। समूचा सरकार और सत्ता तो है ही, साथ ही साथ सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उनके रणनीति, कौशल और चक्र रचनाएं ऐसी सटीक है कि वे लोग लगातार 3 बार केंद्र में सत्ता के लिए चुनकर आ पा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि सत्ता पक्ष अपने दल की योजनाओं को संभालने में कितना दक्ष है। सोचिए, लगातार 3 बार चुनकर आने से भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी उनको कुछ हानि नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दलीय स्तर पर सत्ता पक्ष की कौशल बड़े सटीक होते हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसियों पर लोगों के स्तर पर उठने वाले असंतुष्टियों को इतनी अच्छी तरह से भांपने में शायद नाकाम रहे। उधर सत्ता पक्ष लोगों के स्तर पर पनपे उन असंतुष्टियों को समेटकर अपने दल को लोगों के बीच एक सही विकल्प के रूप में प्रतिष्ठित करने में कामयाब हुए। इस तरह से सत्ता पक्ष अपने आप को लोगों की विकल्प के हिसाब से उभारने में सफल हो पाए। सत्ताधारी पार्टी के लोग जमीनी स्तर पर आम लोगों में उठने वाले विकल्प की खोज की जो कारण होते हैं, उन कारणों को अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने में सफल रहे। सत्ता पक्ष अपनी चतुरता में इतने माहिर है कि वे लोग जहां भी सत्ता में है उन जगहों में भी जो जमीनी स्तर पर और लोगों के स्तर पर उठने वाले हर प्रकार की असंतुष्टियों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि लोगों की स्तर की सभी असंतुष्टियों को ये लोग हर तरह से संभालने में सक्षम होते हैं। उधर
केजरीवाल जी और आप दल ये चीजों में फेल कर गए। आखिर सत्ताधारी बीजेपी पार्टी इनके ऊपर असंतुष्टि, एंटी इनकम्बेंसी क्यों कोई फर्क नहीं डाल पाते हैं। इस चीज को बहुत ही गहराई से विरोधी पक्ष लोगों के अंदर पलपे वैकल्पिक चिंताओं को ये आज के केंद्र में बैठा सत्ता पक्ष जिस कौशल से डील करते हैं वो चीज सीखने लायक भी है। आप 10 साल सत्ता पर रहा, जो भी हो ये कहना पड़ेगा कि केजरीवाल के हार के लिए उनके पार्टी के और उनकी अपनी सत्ता पर हुई पकड़ में कमजोरी की वजह से वे लोग सत्ता से बाहर हुए। एंटी इनकम्बेंसी हर तरफ में उभरे असंतुष्टियों को, इन सबको किए गए अनदेखी की वजह से आप दिल्ली की सत्ता से स्वाभाविक रूप से बाहर होना पड़ा। हाँ, इलेक्शन कमीशन के भी बहुत सारी अवहेलनाएं, उनकी संदिग्धता, केंद्रीय सरकार की अनियमितता, ईवीएम की संदिग्धता आदि अनेक सारी बातें बाहर से जितना रिस्पॉन्सिबल है उतना ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की परिपक्वता का अभाव और दूरदर्शिता के लिए भी आप इतना सारे पढ़े लिखे व्यक्तियों से बना हुआ ये दल, आप इनको जितना संगठित, सुदृढ़, दूरदर्शी, टेक्नोलॉजिकली मजबूत होना चाहिए था, उससे बहुत नीचे स्तर पर आप फिसल गए। हाँ, यही बात है। दिल्ली के आम लोगों के बीच आप दल के खिलाफ बहुत सारी असंतुष्टियां था। इन असंतुष्टियों को निवारण करने में, समाधान करने में, निराकरण की साथ ही साथ उसको भापने में भी आप और केजरीवाल अक्षम। अब आते हैं मुद्दे की बातों में। दिल्ली में आपकी हार और एक बात को दर्शा भारत के विरोधी खेमे में कितना परिपक्वता की अभाव है, ये बात अच्छी तरह से महसूस होता है। महज देखिए, आप दल ने भारत के अन्य कई जगहों की विधानसभा की इलेक्शन पर अपने तरफ से अंधाधुंध लोगों को इलेक्शन पर उतारा था, जिससे कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी और कई अनेक सत्ता पक्ष के विरोधी पार्टियों को हार के मुख दिखना पड़ा। उनके आरोप है केवल आपकी वजह से उनके हार हुई। उधर आप दल का तरफ से भी आरोप है कि कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के वजह से आपको बीजेपी के आगे हारना पड़ा। अब इन आरोप प्रत्यारोप से ही पता चलता है कि विरोधी खेमे अपने आप में बटा हुआ है, संगठित नहीं है। विरोधी खेमे में तालमेल की स्पष्ट अभाव इन्हीं बातों से निकल कर आता है। यही चीज हुआ दिल्ली में। दिल्ली में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट उतारकर आम आदमी पार्टी को कई सीटों में हार की स्वाद दिलाया। दिल्ली के इलेक्शन ही दर्शाता है कि अगर भारत के विरोधी खेमा एकजुट होकर एक चिंतन, एक मनन, एक होकर एक साथ अगर इलेक्शन पर नहीं उतरा तो कभी भी एक शक्तिशाली विरोधी के रूप पर वे लोग आज के सत्ता पक्ष के सामने कभी खड़ा नहीं रह पाएंगे। दिल्ली की इलेक्शन एक सबक है। केजरीवाल जी को भी इससे सबक लेकर आगे की तरफ कदम उठाने ही होंगे। ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके की दुश्मनी या टकराव को भूलकर एक ओपोजिशन यूनिटी बनाने ही होंगे। इतना पढ़ा लिखा आदमियों के होते हुए अगर भारत के ओपोजिशन अपने दूरदर्शिताओं को नहीं निखारते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी दल के साथ ही साथ भारत के समूचा विपक्ष को खतरा होगा, जिसमें आप जैसे नई पार्टियों को ज्यादा खतरा होगा। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। दिल्ली की इलेक्शन के बाद सभी विरोधी ताकत एक साथ बैठकर एक कोऑर्डिनेशन फंक्शनिंग की शुरुआत करने ही होंगे। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पर केवल एक ही कैंडिडेट को उतारा जाए।
इस तरह की प्लानिंग करनी होगी। दिल्ली इलेक्शन के इस डिजास्टर के बाद भी अब देखिए, आप दल आने वाले कई राज्यों में होने वाले इलेक्शन में अकेले ही उतरने की बात अब भी कर रहा है। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। दिल्ली इलेक्शन में हार के बाद अब सबको होशियार होना पड़ेगा। अब ये इस देश की जरूरत है। पूरा समूचा विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश की आह्वान है। सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ उतरना अब कोई मजाक करके नहीं रह गया। अब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ उतरना कोई मजाक नहीं रहा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समूचा विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। ये देश की आह्वान है, वरना इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में हुई आपकी हार सिर्फ आप या केजरीवाल जी की हार नहीं है। ये हार भारत के विरोधी ताकतों की हार है। ये हार समूचा विपक्ष की हार है। समूचा विपक्ष की अदूरदर्शिता और सत्ता पक्ष के सामने समूचा विपक्ष कितना कमजोर है, ये दर्शाता है। दिल्ली की हार विरोधी पक्ष की कमजोरी को दर्शाता है। दिल्ली की हार आप सबको यही सीख देता है। इस तरह से आप लोगों के समक्ष भारत के राजनीति के ऊपर कुछ चर्चा हमारे चैनल एबी पोर्टल क्रिएशंस पर और अध्ययन पोर्टल पर चलता रहेगा। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल एबी पोर्टल क्रिएशंस और अध्ययन पोर्टल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके अपने राय कमेंट्स पर दीजिएगा। हमसे जुड़े रहे, हमारी ताकत बने। इसी को कहकर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय आय अहोम, जय आय भारती। धन्यवाद।